सो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आ गया समझ में? जब भी अपोजिट होके रेसिप्रोकल होके जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है बच्चों, याद रखना जो कैपेसिटेंस आता है ना वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है। जैसे आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस बनता रहा है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी क्या होता है? छोटा होता रहा। इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटेंस क्रिएट होगा वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होगा। तो अगर कैपेसिटी को रिड्यूस करना हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करो? सीरीज कॉम्बिनेशन। आया? The reciprocal of the effective capacitance is the sum of the reciprocal of the individual capacitances. Note, the effective capacitance in series combination is less than that the least of the individual capacitances. सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटा। आया बच्चों समझ में? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। ओके, ये समेशन नोटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। सिग्मा 1/ci, आई की ट्रेन चली 1 से लेके n, समझ में आया ना? 1 2 3 4 जितने कैपेसिटर लगाना है लगा दो। अब हम बताने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जोड़ दिए, ठीक है ना? राजघाट की सिंगल पाइपलाइन आ रही है, उससे तीनों कनेक्शन मैंने जोड़ दिए, सबको बराबर बराबर लेवल का पानी मिलेगा। अगर सीरीज कनेक्शन कर दिया होता तो पहले वाले अंकल जी बहुत अच्छा पानी उठा रहे होते, दूसरे वाले स्लो, तीसरी वाली आंटी जी लेके बैठी होती जगवग, एक एक बूंद गिर रही होती, ऐसा होता सीरीज में, है ना? इसलिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन गड़बड़ हुआ करता है। हालांकि राजघाट में तो यहाँ पर सीरीज ही चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है ना? लोग मोटर लगा लेते ना तो उनके यहाँ पानी तेज आने लगता है, बगल वाले अंकल फिर बंद कराने आते, भैया मोटर बंद कर दो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। ऐसे तो यहाँ पे ये वोल्टेज है, वोल्टेज से कनेक्ट है C1 C2 C3, ठीक है? अब ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है? सेम। करंट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट। करंट डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1 Q2 Q3, V तो कांस्टेंट है ना, तो V कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू C इक्वल टू Q अपॉन V। C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। अब यहाँ पे V कांस्टेंट है तो C प्रोपोर्शनल टू Q, समझ में आया ना? C प्रोपोर्शनल टू Q या Q प्रोपोर्शनल टू C, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उस पे उतना ज्यादा चार्ज आएगा। देखो फिर से, नहीं समझ में आया तो भाई C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब यहाँ पे V कांस्टेंट है तो C प्रोपोर्शनल टू Q बोल दो या Q प्रोपोर्शनल टू C। ये बोलना ज्यादा जरूरी है। क्यों बोलना ज्यादा जरूरी? क्योंकि बढ़ना चार्ज को है। बढ़ना किसको है? चार्ज को है। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन इनका होना है, और डिस्ट्रीब्यूशन इनका होगा किसके हिसाब से? कैपेसिटी के हिसाब से। जिसकी ज्यादा कैपेसिटी उसका ज्यादा चार्ज, जिसका जितना बड़ा पेट होगा उसके पास उतना खाना जाएगा, सीधी बात है। आया समझ में ना? तो चलिए चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं Q1 Q2 Q3। टोटल चार्ज चला गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्जेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। अभी बताया ना मैंने, Q प्रोपोर्शनल टू C। चलिए ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, सो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। भाई Q को क्या लिख सकता हूँ? C इनटू V, क्योंकि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू C इनटू V। ये हो गया। Q1 होगा क्या? C1V, Q2 C1 C2V, Q3 C3V। सर आपने तीनों में V सेम क्यों लिया है? क्योंकि तीनों का पोटेंशियल सेम है इसलिए V सेम लेना पड़ेगा। ये हो गया, टोटल ऐड कर दिया तो CV इक्वल टू C1V C2V C3V, VV कॉमन लेके कैंसिल, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कैपेसिटी बढ़ गई कि घट गई? अब बोलने का क्या लोगे? बढ़ गई। कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा, सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा। इफेक्टिव कैपेसिटी जो होगी वो सबसे बड़े कैपेसिटेंस से भी बड़ी होगी। ओके, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। आ गया बच्चों समझ में? अब हम बता रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो बच्चे वाले डेरिवेशन थे इसके, दो पहले वाले, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे उनको।
9 10th लेवल के डेरिवेशन थे। अब बता रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी कितनी होती है? तो पहले एनर्जी के बारे में कुछ चीजें तो आपको बता देना जरूरी है। आप पढ़ चुके हो मगर हो सकता है भूल गए हो, आपको मैं बता देता हूँ एनर्जी के बारे में। V is equals to W upon Q. So W is equals to Q into V. Work is equal to charge into potential. Charge into potential. अगर Q चार्ज को आप V पोटेंशियल के अंदर लाते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है। अगर Q चार्ज को V पोटेंशियल के अंदर लाते हैं, इसके अंदर आप चार्ज रखते जाएंगे क्योंकि ये कैपेसिटर इसका काम है चार्ज खाना। अगर आप इस पे चार्ज रखते जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क होता है एनर्जी, वही वर्क। तो Q इक्वल टू W इक्वल टू Q इंटू V। ओके, W इक्वल टू Q इंटू V। ठीक, पहले था छोटा सा पोटेंशियल तो छोटा सा वर्क। देखिए झलक, dW इज इक्वल टू Q इंटू dV। dW इक्वल टू Q इंटू dV, छोटा सा वर्क इक्वल टू Q इंटू dV। ओके, हमने इसे चार्ज खिलाया और ज्यादा खिलाते गए, एनर्जी बढ़ गई। टोटल एनर्जी इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू Q dV। C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। सो Q इक्वल टू कितना? CV। बोले हाँ, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी? CV और dV। C कांस्टेंट हो, बाहर आ जाओ। क्यों कांस्टेंट? कैपेसिटर की कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, उसमें क्या होता है? ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। भैया इतने माइक्रोफैराड का है तो है। V1 के अंदर इंटीग्रेशन बनता है 1 से v² अपॉन 2 x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसकी पावर 1 है तो 1+1 cv² अपॉन 2। आंसर आ गया हाफ cv²। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। आया समझ में? एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ cv²। बच्चों क्लियर है एकदम? पूछो, कुछ पूछना है तो। कहां पे नहीं समझ में आया पूछा करो, हमसे नहीं पूछ पाओगे तो किसी से नहीं पूछ पाओगे। C इक्वल टू Q अपॉन V, W इक्वल टू V इक्वल टू होता है W इनटू Q, तो W इक्वल टू Q इनटू V। छोटे से पोटेंशियल में छोटा सा वर्क डन, तो पूरा वर्क डन इक्वल टू Q इनटू dV। इंटीग्रेट कर दिया तो Q इनटू dV, Q को जल्दी से V में बदल दो क्योंकि वेरिएबल V है, आया ना? तो V में बदल दिया तो CV dV, C कांस्टेंट, V का इंटीग्रेशन v² अपॉन 2। आंसर हो गया हाफ cv²। ये बन गई इसकी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। ये बन गई इसकी स्टोर्ड एनर्जी। ओके, दूसरा फार्मूला इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 1/2 CV into V। सर ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि फार्मूला होता है Q into CV, Q इक्वल टू CV, तो इस CV को लिख सकते हो 1/2 Q into V। ये भी एनर्जी होती है कैपेसिटर की। आया समझ में? 1/2 QV। चलो अब सारे फार्मूले एक तरफ से बता रहे हैं, रख कर दूं? ये देखिए, ये दे दी मैंने इसको पोटेंशियल, लग गया पोटेंशियल, होने लगा कैपेसिटर चार्ज खाने लगा। The process of charging a capacitor is equivalent to transferring the charges from one plate to the another plate of the capacitor. The moment charging starts, there is potential difference between the plates. Therefore, to transfer charges against the potential difference, some work is to be done. This work is stored in the electrostatic potential energy in the capacitor. If dq is the charge transferred against the potential difference V, then the work done, बेटा अभी बताया था मैंने, देखो वर्क डन इक्वल्स टू होता है V इंटू dq। थोड़ा सा चेंज कर दिया इन लोगों ने, मैंने पोटेंशियल को वेरी कराया है, ये चार्ज को वेरी करा रहे हैं। बेटा दोनों फंडे लगते हैं, ये मत समझना कोई गलत है, दोनों ही फंडे बिल्कुल सही है। इसमें इन लोगों ने पोटेंशियल फिक्स मान लिया है और चार्ज को चेंज करते जा रहे हैं। चलिए तो V इक्वल टू Q अपॉन C इंटू dq। ओके, वही तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दिया। चार्ज की लोअर लिमिट 0 से लेके आपने यदि Q चार्ज तक इसको चार्ज किया है, Q अपॉन C, 1 अपॉन C कांस्टेंट है बाहर, Q का इंटीग्रेशन कितना? Q², तो आंसर आ गया 1/2 Q² अपॉन C, 1/2 Q² अपॉन C। अब देखो
1/2 क्यू स्क्वायर कौन सी है, 1/2 को 1/2 रहने दो, क्यू की वैल्यू कितनी होती है CV, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, Q इक्वल टू CV, तो यदि क्यू स्क्वायर करोगे तो आएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, तो C से C हो गए कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/2 CV स्क्वायर, और यदि CV स्क्वायर को आप एक CV को Q लिख लो तो आंसर आएगा 1/2 QV। बेटा तीनों फॉर्मूले लग सकते हैं और तीनों फॉर्मूले अलग अलग जगह पे लगाना है, जब मैं बताऊंगा आपको तब आपको वैसे करना पड़ेगा। आ गया समझ में? बेटा आपको यदि मेरी मेथड से करना हो तो आप V पोटेंशियल से कर लो, या इससे करना हो तो इससे कर लो, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया ना? तो ये हो गई एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं। ओके।